चैप्टर 12 परमाणु। इसमें हम लोग देखेंगे आज बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या एवं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जेड क्या है, नाभिक है और आर इसकी त्रिज्या है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जो स्थायी कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो केंद्र की ओर लग रहा है और जो बल केंद्र की ओर लगता है उसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो नाभिक जेड ई और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो अभिकेंद्र बल है वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। और अभिकेंद्र बल का हमारा मान क्या होता है, mv² अपॉन r इक्वल टू स्थिर वैद्युत बल का मान क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4πε0 इंटू नाभिक जेड और इलेक्ट्रॉन के बीच का गुणनफल अपॉन उसकी बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा। तो एक r से एक r कटेगा तो क्या बचेगा, mv² इक्वल टू 1/4πε0 जेड यहाँ पर ई इंटू ई है तो ई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक r यहाँ पर बचेगा तो r। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब बोहर की परिकल्पना के अनुसार, तो बोहर की परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, जो mvr है वो क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या के h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो mvr इक्वल टू nh/2π। अब यहाँ पर से अगर हम लोग v का मान निकालेंगे तो हमारा v का मान क्या निकलेगा, हमारा v का मान v इक्वल टू nh/2π और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू r इसके नीचे आ जाएगा। तो m इंटू r इसके नीचे आ गया, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो v का मान निकला है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में v की जगह क्या रखेंगे, nh/2π m इंटू r। तो देखिए हमको क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 2 में m इंटू v की जगह मान रख देंगे nh/2π mr का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर है और RHS साइड क्या है, 1/4πε0 ZE² अपॉन r, इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, तो m हो जाएगा n का स्क्वायर h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4π² इंटू m² इंटू r² इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन r, इतना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर एक r से एक r कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर π² से एक पाई कट जाएगा। ठीक, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, mn² h² अपॉन नीचे में क्या बचेगा, एक पाई m² और एक r इक्वल टू वो इधर क्या बचेगा, RHS साइड 1/ε0 इंटू ZE², इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में m है, नीचे में m² है, तो एक m से एक m कट जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, n² h² अपॉन पाई m r इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE², इतना प्राप्त होगा। अब इस समीकरण से हमको r का मान निकालना है, तो इसका क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, r जो इधर नीचे है इधर जाकर ऊपर में आ जाएगा और ये जो ZE² है इधर नीचे आ जाएगा और ε0 ऊपर चले जाएगा। तो हमको r इक्वल टू क्या प्राप्त होगा,
एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m इंटू जेड स्क्वायर, इतना प्राप्त हुआ। या फिर हम लोग r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर को कोष्टक में और n स्क्वायर को इंटू। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है, h है, n है, m है और e, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। और परमाणु विशेष के लिए ये जो हमारा z है ये भी कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग इस सब को कांस्टेंट माने तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा r स्थायी कक्षा की त्रिज्या है वो अनुक्रमानुपाती है n के, और जहाँ पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, r अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर, मतलब जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है उसके संगत मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये क्या था हमारा स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करने का। ठीक, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z का मान है वो 1 होता है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या लिख देंगे, Z इक्वल टू 1। तो हमको हाइड्रोजन तो इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 है, ठीक, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग लिख लेंगे। हमारे इक्वेशन नंबर 3 क्या है, r इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमारा z इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो समीकरण नंबर 3 से हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण नंबर 3 में z इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर z की जगह 1 रखेंगे तो हमको nवीं कक्षा की त्रिज्या r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, rm इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m, जेड की जगह 1 रख देंगे, इंटू ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, इतना हमको प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे। तो r1 इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m ई स्क्वायर, प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए। अब जो हमारा एप्सिलॉन 0 का मान होता है वो क्या होता है, 8 इंटू 8 5 इंटू 10 की पावर 12 इंटू h प्लांक कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, और यहाँ पर h का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन पाई का हमारा मान होता है 3.14 इंटू m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पर क्या है, ई का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि त्रिज्या का मात्रक किस में होता है, मीटर में होता है। तो r1 इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हुआ, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, या फिर 10 की पावर -10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r1 का मान क्या प्राप्त हुआ, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब यदि हमको इसकी द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, तृतीय कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना है तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। इसको माना हमने समीकरण नंबर 4, इसको माना समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 में 5 को भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, rn अपॉन r1 इक्वल टू, ये और ये दोनों कट जाएगा, n स्क्वायर बस बचेगा। तो rn अपॉन r1 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, n स्क्वायर। या फिर हम लोग
n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n स्क्वेयर इंटू R1, और R1 का हमको वैल्यू पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हमको द्वितीय कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो n के जगह 2 रख देंगे, तृतीय कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो n के जगह 3 रख देंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आगे है स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करेंगे। तो बोहर की परिकल्पना से क्या होता है, जो mvr है वो क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या के h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब यहाँ पर से v का मान निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2π और m इंटू आर नीचे में हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है उस इक्वेशन नंबर 3 में r का मान रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, r इक्वल टू m क्या था, एप्सिलॉन 0 h² जेड स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या कर देंगे, 3 से r का मान इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमको v इक्वल टू NH/2πm और जो r का मान था उसको रखेंगे। तो r का मान क्या था, एप्सिलॉन 0 h² n स्क्वेयर, इतना ऊपर में है और जो नीचे में है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर में। तो हमको ये वाला समीकरण प्राप्त होगा। उसके बाद v इक्वल टू, यहाँ पर से देखना, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, एक h से एक h कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, और m से m कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, जेड स्क्वेयर अपॉन नीचे में क्या बचेगा, 2 एप्सिलॉन 0 और एक h बचेगा और इंटू 1 एक n बचेगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 6। अब यहाँ पर जो हमारा जेड स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h है, इसको मान लेंगे हम लोग एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v जो प्रपोर्शनल है वो क्या है, 1/n है। मतलब स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है जो इसके मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो जेड का मान जब 1 होता है तो समीकरण नंबर 6 में हम लोग जेड इक्वल टू 1 रखेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, v इक्वल टू E² 2 एप्सिलॉन 0 h इंटू 1/n। अब प्रथम कक्षा के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इस वाले समीकरण में v1 इक्वल टू E² 2 एप्सिलॉन 0 h, n के जगह 1 रख देंगे। अब e का मान रख देंगे, क्या होता है e का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, e का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 का मान क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू h का मान रख देंगे 6.62 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो v1 का मान है वो प्राप्त होगा 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि वेग का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हमको प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात हो गई। इसी प्रकार से द्वितीय तृतीय की हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करेंगे।